नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। परसों यानी 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का मतदान प्रथम चरण का शुरू होने जा रहा है, जिसमें बिहार के भी 4 जिलों में मतदान होना है। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, जिसमें से जमुई और गया सुरक्षित सीटें हैं, जहां पर इस बार गया से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस बार लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, जो इस बार सदन में जाना चाहते हैं, उनके सामने में प्रत्याशी है कुमार सरजीत, जो कि पासवान समुदाय से आते हैं। अब देखना होगा कि गया की लोकसभा सीट को लेकर क्या सामंजस्य बैठता है। इन चारों सीटों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत गया से करते हैं, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी है और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी है। तो पहले तो प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। धन्यवाद सेजल। शुरुआत गया से करते हैं, जहां से इस बार जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। ऐसा है कि गया जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट सीट है और जीतन राम मांझी जी अपनी एक पार्टी उनकी है हम पार्टी, उसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। त्रासदी ये है कि उन्होंने पिछले 5 बार से वो प्रयास कर रहे हैं कि वो लोकसभा में जाएं, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री का जो प्रयास चल रहा है और जो गया में उनकी कल प्रधानमंत्री की रैली हुई है, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये पार कर लेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो इनके खिलाफ़ में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो राजद के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत हैं, जो कि बिहार मंत्रिमंडल में जो अभी जो नीतीश कुमार और महागठबंधन में जब गए थे तो उस समय जो सरकार बनी थी उसमें वो मंत्री बने थे और एक लोकप्रिय मंत्री में उनका नाम है। और उनके पिता राजेश कुमार भी गया से एमपी रह चुके हैं। तो एक पीढ़ी भी, एक जो उनकी पूर्व की पीढ़ी है, राजेश कुमार ऑलरेडी वहाँ पर रहे हुए हैं। और राजेश कुमार से जीतन राम मांझी, देखिए जीतन राम मांझी की क्या ये है कि पिता से भी वो लड़े हैं, यानी पहला चुनाव जो जीतन राम मांझी लड़े थे उसमें राजेश कुमार ने उनको हराया था। तो राजेश कुमार पिता से भी लड़ रहे हैं और आज पुत्र से भी लड़ रहे हैं। जैसा कि सब लोग को मालूम है कि एक राजद, जहाँ भी राजद का कैंडिडेट होता है तो एक माई कॉम्बिनेशन उसके साथ, मतलब कि मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन साथ रहता है और उसमें पासवान से एक खड़े हैं, तो पासवान को अपनी जाति की तरफ उसका झुकाव होना स्वाभाविक है। हालांकि जो चिराग पासवान हैं उनका प्रयास है कि वो पासवान वोट को जीतन राम मांझी की तरफ ले जाएं। मांझी गया में मांझी काफ़ी संख्या में है, तो मांझियों के बीच में भी ये चल रहा है कि भाई जब सब लोग यहाँ पर जातीयता के आधार पर वोट करते हैं तो हमको भी एक मुश्त होकर हमको जीतन राम मांझी को जिताने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो राम के खिलाफ़ में जो एक बात कह दी थी कि राम काल्पनिक हैं और ये सब धर्म की बात करना बेकार है, उससे काफ़ी नाराज़गी वहाँ के लोगों में है, जिसके कारण कल प्रधानमंत्री को वहाँ आना पड़ा और प्रधानमंत्री ने वहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि गया में जीतन राम मांझी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने जो मोदी कार्ड कह सकते हैं खेलने का प्रयास किया है। उन्होंने ओबीसी और जो सवर्ण वोट है उसको अपने तरफ खींचने का प्रयास किया है। तो अभी जो सूचना गया से आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि फाइट तो है, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद स्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं उससे वहाँ की जनता प्रभावित नज़र आती है और ये चर्चा करती है कि भाई हम जीतन राम मांझी को नहीं भेज रहे हैं बल्कि हम प्रधानमंत्री को एक सीट दे रहे हैं। अच्छा, जमुई से चिराग पासवान के बहनोई लड़ रहे हैं चुनाव, वहीं आरजेडी से भी इस बार उनके सामने खड़ा किया गया अर्चना रवि जी को, जो वहाँ की लोकल भी है और उनके हस्बैंड भी, मतलब काफ़ी उनका भी हिस्ट्री काफ़ी मजबूत रह रहा है। तो क्या लगता है जमुई का क्या सीन है? देखिए, जमुई में जो अरुण भारती हैं वो सिर्फ रामविलास पासवान के दामाद या चिराग पासवान के बहनोई ही नहीं हैं, बल्कि उनकी जो माँ हैं वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री रह चुकी हैं, डॉक्टर ज्योति, और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं वो।
तो उनका एक अपनी पृष्ठभूमि उनका है और वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लंदन से उन्होंने MBA भी किया हुआ है। बाहरी हैं वो, ये बात निश्चित रूप से है कि वो बाहरी हैं। तो बाहरी तो चिराग पासवान भी बाहरी थे या और लोग भी जो वहाँ जीते हैं वो बाहरी हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर लोकसभा के चुनाव में नहीं करता है। लेकिन चर्चा है इस बात की, चूँकि अर्चना रविदास जो हैं वो हैं तो रविदास से मैंने शेड्यूल कास्ट से हैं, लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं उनका नाम है मुकेश यादव है। तो इस तरह से माई समीकरण तो है ही है, लेकिन यादवों का समर्थन, बहुत भरपूर समर्थन अर्चना रविदास को मिल रहा है। प्लस जमुई उनका नैहर है, तो इसलिए नैहर का होने के कारण एक ये भी बात वहाँ पर जा रही है कि लोकल होने का फ़ायदा उनको लोकल होने का फ़ायदा उनको मिल रहा है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जमुई आ चुके हैं, 4 अप्रैल को उनकी सभा हो चुकी है और 4 अप्रैल की जो प्रधानमंत्री का अपील है, वो अपील जो हम लोग इस तरह से मैंने जो हम लोग जब इसको सारा जो हम लोग जाति के आधार पर गणित करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो अपील है वो जाति वगैरह से ऊपर अपील वो चला जाता है और एक बड़ा वोट जो है सो अपील जातिवाद से ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जाति एक अहम मुद्दा तो रहा ही है हमेशा से, और वहाँ पर अर्चना रविदास का एक तो लोकल होना, दलित समुदाय से आना और साथ ही साथ उनके हस्बैंड का यादवों के समुदाय से आना, तो एक वहाँ भी समीकरण हो सकता है कि अर्चना रविदास मजबूत कैंडिडेट लग रही। हाँ, अर्चना रविदास अच्छा फाइट दे रही हैं और वो भी पढ़ी लिखी महिला हैं, काफ़ी अच्छा बोलती भी हैं, तो इसलिए उनका भी अच्छा चल रहा है। लेकिन एक जो अभी तक का जो इतिहास है, अगर हम जमुई का इतिहास देखें तो हम बराबर देख रहे हैं कि वहाँ NDA ही पिछले कई चुनाव से, जैसे चिराग पासवान ही हैं तो चिराग पासवान पिछले 2014 में भी चिराग पासवान जीते और 2019 में भी जीते। उसके पहले अगर हम जाएं तो भूदेव चौधरी जी वहाँ JDU से जीते हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ बराबर एक NDA के प्रति समर्थन, और ख़ास करके हम एक और बिहार में एक बात देख रहे हैं कि जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें NDA के प्रति ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि बहुत सारे जो जातियाँ हैं उसको वहाँ पर वो न्यूट्रल हो जाती है, चूँकि उसकी कोई जाति खड़ी नहीं होती है, वहाँ से कोई शेड्यूल कास्ट खड़ा होता है, तो वहाँ पर NDA को थोड़ा सा ये एक बढ़त मिल जाता हुआ हम देखते हैं। अच्छा, औरंगाबाद वाली सीट पर सुशील कुमार सिंह NDA की तरफ से खड़े हुई हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से भी कुशवाहा वोट को घेरते हुए अभय कुशवाहा आ रहे हैं RJD की ओर से। तो वहाँ क्या लगता है औरंगाबाद का क्या सामंजस्य किस हिसाब का बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि लालू यादव जी ने RJD ने एक प्रयोग किया है वहाँ पर, क्योंकि अभी तक होता यह था कि उसको चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर अभी तक आज तक जब से औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में आया है तब से राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के अलावा कोई दूसरा वहाँ जीत नहीं पाया है। ये इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और लड़ाई जो होती रही है वो 2 क्षत्रिय परिवारों के बीच में होती रही है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि सत्येंद्र नारायण सिंह राजपूतों के बहुत बड़े नेता थे और औरंगाबाद से आते थे। बाद में उनके पुत्र निखिल कुमार जी भी, जो गवर्नर रहे कई प्रांतों में, वो भी IPS पदाधिकारी थे, तो वो भी जो है सो वहाँ ये चुनाव उन्होंने जीता। उनकी पत्नी श्यामा सिंह थी, वो भी वहाँ चुनाव जीती। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वहाँ पर राजपूत समाज के लोग ही चुनाव जीतते हैं, चूँकि दोनों पक्ष से राजपूत उम्मीदवार ही आते हैं। लेकिन ये पहला दफ़े ऐसा हुआ है कि एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में अभय कुशवाहा को, जो कि JDU में थे, JDU के वो दरअसल प्रांत के महासचिव थे और एकदम इलेक्शन के मौके पर वो JDU छोड़ के राजद में गए हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनको टिकट दिया है वहाँ से। तो नेचुरली ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि कुशवाहा जाति जो है वो टैक्टिकल वोटिंग करती है और कुशवाहा जाति का जहाँ अपना कैंडिडेट होता है वहाँ पर वो सबको भूल जाती है, नीतीश कुमार के लौकु समीकरण को भी भूल जाती है। और ये तो वहाँ एक परीक्षा भी है इनकी सम्राट चौधरी की, कि सम्राट चौधरी स्वयं कुशवाहा जाति से आते हैं, तो वो कुशवाहा वोट को कितना न्यूट्रलाइज करके NDA कैंडिडेट को, BJP के कैंडिडेट को दिलवा पाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें लगातार 3 बार से सुशील कुमार सिंह जीत रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि चौथी बार भी वो जो है सो जीतने के ही
आपने बताया कि कुशवाहा समाज बाकी सारे समीकरण को भूल जाती है, जैसे लव कुश समीकरण जो नीतीश कुमार का माना जाता है उसे भी भूल आरजेडी ने नवादा की भी सीट पर श्रवण कुशवाहा को लाया है। विवेक ठाकुर जो कि राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं उनके अपोजिट में, तो क्या लगता है नवादा की सीट पे भी श्रवण कुशवाहा के साथ आके आरजेडी का समर्थन कर सकते हैं विवेक ठाकुर के सामने? नवादा में जो है वो बड़ा अजीब तरह का सिचुएशन आया है, क्योंकि नवादा जो सीट है वो दरअसल वहाँ पर जो ताकतवर जाति है वो यादव समाज के लोग हैं, और राजवल्लभ यादव वहाँ के बहुत बड़े यादव के नेता हैं। और एक तरह से समझें कि आरजेडी एक तरह से वहाँ राजवल्लभ यादव के परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, और वहाँ से राजवल्लभ यादव ये उनके भाई हैं विनोद यादव जो आरजेडी के प्रांत के महासचिव भी थे, और उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन उनके धुर विरोधी श्रवण कुशवाहा को वहाँ से टिकट दिया गया है। तो ये भी एक प्रयोग है राजद का, उसके कारण विनोद यादव ने इस्तीफ़ा किया है और विनोद यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो विनोद यादव का चुनाव जो लड़ना है, और सिर्फ विनोद भाई यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और यादवों के बीच में ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक बार भी श्रवण कुशवाहा अगर यहाँ से चुनाव जीत गया तो मतलब यादवों के हाथ से नवादा सीट निकल जाएगा। अभी 2 लोग जो हैं वहाँ पर, वो वहाँ विधानसभा के सदस्य हैं जो उस परिवार से भी, एक परिवार से भी विभा देवी आती हैं। तो विभा देवी खुल्लम खुल्ला अपनी पार्टी को छोड़कर, और वो जो है सो विनोद यादव जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं उनके लिए वो पूरा प्रयास कर रही हैं। विवेक ठाकुर कहाँ आते हैं? विवेक ठाकुर के साथ है कि वहाँ अभी तक लोकसभा के चुनाव में भूमिहार जीतते आए हैं, और जो विधानसभा का क्षेत्र है वारसलीगंज है या हिसुआ है, ये सब भूमिहार डोमिनेटेड है। भूमिहार वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। तो अभी तक लेकिन एक वहाँ परेशानी क्या है, विवेक ठाकुर के खिलाफ में जो बात जा रही है वो है कि बाहर का होना। जैसे वहाँ के लोगों को बराबर है कि भाई यहाँ तो नवादा का कोई अपना आदमी, कभी गिरिराज सिंह वहाँ से जीतते हैं 14 में, फिर 19 में वहाँ से चंदन कुमार जीतते हैं, और फिर अभी विवेक ठाकुर खड़े हो गए हुए हैं। तो एक वहाँ के लोगों के बीच में दिमाग में है कि साहब ये बाहर के लोग जब आते हैं तो उनसे भेंट मुलाकात होने में काफ़ी परेशानी होती है। तो ये उनका निगेटिव है। लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ भी गए हैं, और प्रधानमंत्री की वहाँ पर बड़ी सभा हुई है, और फिर प्रधानमंत्री का अपना ये है। और फिर वही बात मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ भी जो चूँकि सम्राट चौधरी को भाजपा ने प्रोजेक्ट इस रूप में किया है कि हमारे अगला मुख्यमंत्री हैं वो, इसीलिए उनको डिप्टी सीएम में उनको जो है सो पहला ओथ कराया गया है। तो ये कुशवाहा समाज थोड़ा सा लंबा भी देखता है, जहाँ एक तरफ तो वो अपने कैंडिडेट को भी देखता है, अपनी जाति के कैंडिडेट को, लेकिन वो लंबा, और कुशवाहा समाज को लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। यानी कुर्मी समाज के नीतीश कुमार लगातार 17-18 साल रह गए, अब उनको लगता है कि अगर मौका मिलेगा तो सम्राट चौधरी यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या कोई कुशवाहा यहाँ का मुख्यमंत्री हो सकता है। ऐसा उनको लग रहा है कि भाजपा उसी को आगे बढ़ाएगी। तो ये अगर सम्राट चौधरी वहाँ सफल हो जाएंगे तो नेचुरली जो है सो वोट एनडीए के पक्ष में चला जाएगा, और विवेक ठाकुर का राह आसान हो जाएगा। ऐसे भी विनोद यादव के खड़े हो जाने के कारण श्रवण कुशवाहा थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि विवेक ठाकुर वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया प्रोफेसर साहब से, और आपको बताया किस तरह से बिहार में चारों सीटों पर जो चुनाव होना है 19 अप्रैल को, वो किस तरह से उसका सामंजस्य बैठ रहा है, किसके खिलाफ जो लोग हैं, एनडीए के पाले में कहाँ सीट जाती नज़र आ रही है, वहीं महागठबंधन के पाले में कहाँ सीट नज़र आती है, वहीं निर्दलीय से भी कुछ कैंडिडेटों के खड़े होने से पालरा डगमगाता नजर आता है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।